हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? तो चलते हैं हम सवालों की ओर। देखिएगा पहला सवाल, ये रहा आपके पास पहला सवाल। बोला गया है एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम है तो लाभ 4% अधिक होगा। तो लागत मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान समझना है दोस्तों, इस सवाल बोलना क्या चाह रहा है। देखिएगा क्या बोल रहा है, एक वस्तु को पहले 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किए, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को मैंने 100 रुपये कम कर दिया, मैंने क्रय को भी 100 रुपये कम कर रहा हूँ, विक्रय को भी 100 रुपये कम कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी मुझे लाभ जो है ना 4% अधिक मिलता है। पहले ऑलरेडी 20% का लाभ हो रहा था, अभी 4% और ज़्यादा होने लगा। तो देखिएगा हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन बनाते आना चाहिए। तो बताओ 20% के लाभ को यदि हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है भाई। तो हम कहेंगे भाई किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुणा कर दिया जाता है। मानते हो आप इस चीज़ को? 5 एकम 5 और ये हो जाएगा आपके 5 20 100। कितने बार में कट गए? 5 बार में। मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मैंने कहा भाई 1/5 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखना, मैंने लिख दिया यहाँ पर CP और ये हो गया मेरे पास SP। ठीक है, हमने क्या किए, 5 में खरीदे और 1 लाभ लेकर बेचेंगे। तो 5 की वस्तु को बेचेंगे कितने में? मैंने कहा 6 में बेचेंगे। मतलब 5 की वस्तु को मैंने बेच दिया 6 पर। क्लियर है दोस्तों? फिर बोला गया है मैंने क्रय और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया क्या करना है, हमको कम करना है। तो उसके बावजूद भी हमको लाभ कितना ज़्यादा मिल रहा है? 4% का अधिक लाभ होने लगा। पहले 20% का लाभ होता था, अब 4% ज़्यादा लाभ होने लगा। मतलब पहले का 20 और अभी का 4, मतलब 24% का लाभ होने लगा। मानते हो आप इस चीज़ को? अब 24% का फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिएगा 24% का जो फ्रैक्शन होगा है ना, हम क्या करेंगे, किसी भी डाटा परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आप देख पाओगे कि ये 4 से कट जाएगा, है ना, 4 छक्के 24 और ये कट जाएगा 25 बार में। मतलब 25 बार में कट गया। अब तो नहीं कटेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 6/25। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर मतलब मैंने कहा कि अब 25 के सामान को बेचेगा कितना, तो भाई 25 पर 6 के लाभ के साथ बेचना पड़ेगा। क्लियर है? तो 25 के सामान को आप 6 के लाभ के साथ बेचोगे तो बेचोगे कितने में? मैंने कहा 31 में। ठीक है, अब हमको एक चीज़ देखना है कि भाई मैंने CP को भी 100 कम किया है और SP को भी 100 कम किया है। जब दोनों को 100 कम किया हूँ, दोनों में 100 कम किया हूँ, तो अंतर सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इन दोनों अनुपातों में सेम अंतर हमको मिलना चाहिए दोस्तों, है ना। तो सेम अंतर प्राप्त करने के लिए अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले रेशो को इक्वल करेंगे। रेशो इक्वल कैसे होगा बताइएगा? 5 और 6 में अंतर कितने का है? ऊपर वाले अनुपात के अंतर का गुणा नीचे में और नीचे वाले अनुपात के अंतर का गुणा ऊपर में करना है। चूँकि ऊपर वाले अनुपात में 1 का अंतर है तो 1 का गुणा नीचे में करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले अनुपात में 6 का अंतर है और 6 का गुणा यदि मैं ऊपर में कर देता हूँ तो आप देख पाओगे ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 6 छक्के 36। क्लियर है दोस्तों? अब क्या अंतर इक्वल हो गया? तो मैंने कहा भाई 30 में 25 घटाने पर क्या 5 मिलेगा? आप कहोगे 36 में 31 घटाने पर क्या 5 मिलेगा? दोनों का अंतर क्या सेम हुआ? जी बिल्कुल, दोनों का अंतर सेम हो गया। और दोनों को ये अंतर कितने रुपए के बराबर है? मैंने कहा 100 रुपये के बराबर है। तो इस 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? मैंने कहा 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब 5 की वैल्यू किसके बराबर हो गया? 100 रुपये के बराबर हो गया। मुझे क्या पूछा गया है? लागत मूल्य ज्ञात कीजिए बोला गया है। तो भाई पहले का लागत मूल्य कितना था? तो आपको दिख रहा है 30 है। ये तो काल्पनिक है ना, वास्तविक क्या हो गया आपके लिए अब 30। जब 5 का मान 100 है, हमको निकालना है 30 का मान। क्लियर है? ध्यान समझना, मैंने कहा कि भाई 5 में कितने का गुणा करना पड़ेगा 30 करने के लिए? मैंने कहा भाई 6 का गुणा करना पड़ेगा। होगा 6 पंचे 30। यहाँ पर भी मैं 6 का गुणा कर दूंगा। बताओ 100 में 6 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हम कहेंगे भाई 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। तो वास्तविक में उसका क्रय मूल्य कितने रुपए के बराबर होगा? मैंने कहा 600 रुपये के बराबर होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट
आंसर हो जाएगा। है दोस्तों समझ में? बहुत ही सरल सवाल है और इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से भी क्या कर लिए, देख लिए। क्लियर है? जो भी एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को आपको आसानी से बनाना है, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता। वो कहते हैं ना आगे देखेंगे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल ये रहा। देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी बोला गया है ना। 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। आपके पास जो ब्याज की दर है वो 4% है। देखना, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपके पास जो भी राशि होता है, जैसे हमने कहें कि हमारे पास है टोटल कितना 1200 रुपये, ये आपके पास क्या है, मूलधन है, मानते हो आप, ये हमारे पास मूलधन है और दुगना हो जाएगा मतलब मिश्र धन दुगना हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 2400 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? आपके पास मूलधन कितना था, 1200 रुपये था, कुछ सालों में ये 2400 रुपये हो गया। क्लियर है? तो एक चीज़ बताओ, आपको ब्याज के रूप में मिला कितना, तो आप कहोगे कि ब्याज के रूप में यहाँ पर हमारे पास बन गया 1200 रुपये, बना होगा भाई 1200 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया सवाल कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी बोला गया। भाई 1200 रुपये की राशि कुछ सालों में दुगनी हो जाएगी मतलब 2400 होगा। क्लियर है? तो मैंने कहा 1200 रुपये मूलधन है, कुछ सालों में ये 2400 हो गया, तो भाई ब्याज बना कितना, तो ब्याज तो यहाँ पर बन गया ना भाई 1200। क्लियर है? अब हम कहेंगे कि ये जो 1200 है ना, आपको वर्ष निकाल कर बताना कि वर्ष कितने वर्षों में होगा। तो भाई हमको पता है, हमेशा याद रखना जब वर्ष निकालना रहता है तो वर्ष बराबर क्या होता है, आपको पता होगा टी बराबर फार्मूला क्या होता है। तो टी का फार्मूला ये होता है भाई कि भाई ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणित क्या हो जाता है, दर। यही होता है दोस्तों, है ना। हमारे पास ब्याज मिल चुका है 1200, गुणा कितना कर देते हैं 100। ठीक है, मूलधन कितना है, मूलधन आपके पास 1200 है। ठीक, और रेट कितना, तो मैंने कहा रेट तो फिर 400 हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अब यहाँ से हमको वर्ष की संख्या निकाल लेना है, तो हमने क्या किया, 1200 से 1200 को कैंसिल कर दिए, 4 से काटेंगे तो 4 से काटने पर 100 कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहोगे भाई 25 बार में कट जाएगा। अतः वर्षों की जो संख्या होगी वो कितने साल का होगा दोस्तों, 25 साल का होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहते हैं ना, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू बना काबिल खुद को इस कदर कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। अरे यार, किसी के पीछे भागने का क्या मतलब, कुछ ऐसा बन जाओ कि लोग आपके पीछे भागे, तब मज़ा की बात है ना। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से राशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी बोला गया है। ध्यान समझना, ध्यान से बनाना है। मुझे लगता है इस सवाल को ढेर सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो सबके सब आसानी से बना लेंगे, है ना। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं यार, इतना तो बनना ही चाहिए। क्लियर है? देखिएगा सवाल, और इनको बनाने का क्या होना चाहिए तरीका, उन सभी चीज़ों को तो हम देखेंगे ही। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट तरीका देखेंगे कि क्या होना चाहिए बनाने का सही तरीका। फटाफट कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आएगा। 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए यार, है ना। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से बना सकते हो, है ना। आप सबके सब टैलेंटेड हो, इंसान टैलेंटेड ही होता है ना। तो देखिएगा सवाल ये है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 साल में कितना हो रहा है, 4 गुना। मैं आपको 2 तरीका बता देता हूँ कि भाई 3 वर्षों में कितना होता है, 4 गुना। मैंने कहा कि भाई 3 वर्ष में हो गया कितना, तो मैंने कहा 4 गुना। कितना हुआ ना, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब 3 साल में 4 गुना, इसका मतलब 6 साल में कितना हो जाएगा, तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है? फिर मैंने कहा अगले 3 साल बाद मतलब 9 साल में 16 का 4 गुना हो जाएगा, तो 16 चौक 64 कितना हो जाएगा, 64 गुना। सवाल पूछा क्या है आपको कि भाई 64 गुना होने में कितना साल लगेगा, तो हमको पता चल गया कि 64 गुना होने में कितना साल लग जाएगा। मैंने कहा 9 साल लग जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इस सवाल को मैं दूसरे रूप में बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान समझना। मैंने कहा 3 साल का समय लगता है, कब, इसको ऐसे बना लेते हैं ना भाई, जब 4 गुना होता है ना, 4 गुना, तो मैंने ये कहा कि जो गुना है ना इसको पावर में लिख दूँ,
4 के ऊपर 1 की पावर और कितना साल लग गया, तो हमने कहा भाई 3 साल का समय लग गया। ध्यान समझना, 64 गुना होना है। कितने गुना होना है भाई? 64 गुना। तो मैंने क्या 64 को ऐसे नहीं लिख सकता? 64 बराबर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं भाई? जब 1 का मान 3 साल है तो 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे 3 तिया 9 साल हो जाएगा। तो कितने साल में 64 गुना हो जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए भाई 9 साल में। कोई भी राशि यदि 3 साल में 4 गुना होता है तो 64 गुने में ज़्यादा समय नहीं लेगा, बल्कि कितने साल का समय ले लेगा? 9 साल का। और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये होनी चाहिए आपके बनाने का तरीका। फिर देखना, आप हर एक सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अरे यार बकवास मत करो ना, क्या करते हो आप लोग? ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल लग रहा है। सवाल तो प्यारे ही होते हैं ना, जितने भी सवाल होते हैं ना सब के सब बहुत ही प्यारा होता है, गोल मटोल सा। अब बोला गया कि पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। ठीक है, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। पी और क्यू के वर्तमान वेतन में भाई 10% और 5% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा, पूछा गया है। अब उनके मासिक वेतन दे रखा है और एक के में 10% वृद्धि होता है और दूसरे के में 5% वृद्धि होता है। एक चीज़ हमेशा मेरा याद रखना यार, बात याद रखना कि जब आपको रेशो के दिया हो और परसेंट में वृद्धि हो, ठीक है, और आपको रेशो ही पूछा जाए तो हमेशा आप 100 को इंक्लूड करके ही गुणा करना है। जैसे मैं चाहता हूँ, मैंने क्या कहा कि भाई आपके पास पी और ये क्यू, उनके मासिक वेतन का अनुपात कितना है? मैंने कहा 4:3 अनुपात में है। ठीक है, बोला गया है कि पी के वेतन में 10% की वृद्धि, पहले तो 100% रहा होगा, मानते हो पहले 100% था, अब 10% बढ़ जाएगा, इसका मतलब 110% हो जाएगा क्या? आपने कहा बिल्कुल सही। उसी प्रकार क्यू के वेतन पहले 3 था, अब उसमें 5% की वृद्धि हुई है, मतलब अब 5% बढ़ जाएगा, पहले भी इसका 100% रहा होगा, अब 5% बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा अब इसका 105 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। हम क्या करते हैं, यदि कट रहा तो काट देते हैं बहुत आसानी से, और नहीं कट रहा है तो नहीं काटते हैं। भाई ध्यान से देखना, मैं चाहता हूँ गुणा कर दूँ, 11 से गुणा करूँगा 4 का, तो 11 चौक 44 और 0 है भाई, मैंने कर दिया 0। क्लियर है? उसी प्रकार मैंने क्या किया, 3 का गुणा 105 के साथ कर दिया, तो 3 कम 3 और 3 5 15 कितना हो जाएगा? 315 हो गया। अब आप देख पा रहे दोस्तों, 440 और 315 के बीच अनुपात बताना है। जितने भी अनुपात है, इनमें जितने भी अनुपात है, 2 अनुपात उस साइड के छोटे हैं, क्योंकि ये छोटे डाटा है, 2 तो गलत ही हो जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको काट ही लेते हैं। अब देखो कैसे काटना है, 5 से काट दें यार। 5 से काटने पर तो आप कहोगे 5 8 40 बच जाएगा 4, 5 8 40। 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 30 और 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। तो अब जो नया अनुपात बनेगा उनके वर्तमान वेतन का, ये कितने का होने वाला है? तो मैंने कहा 88:63। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है ना? आपको बना कर देखते रहना है, तभी ना सवाल बनेगा, है ना? यदि बनाकर नहीं देखोगे तो सवाल कहाँ से बनने वाला? क्लियर है? नोट कर लो बढ़िया से। आया ना सबको समझ में? इसको भी मैंने काटा हूँ 5 से भाई, है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। बोला गया है कि भाई एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा के मिश्रण से 13:6:1 के अनुपात में बनाया जाता है ना? आए समझ में? आपके पास कॉपर है, जिंक है, सीसा है और इनके मिश्रण के अनुपात है 13, 6 और 1 के अनुपात में बनाया जाता है। यदि इसमें जिंक का वजन 90 किलोग्राम है तो कुल वजन आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आया समझ में क्या बोला जा रहा है कि भाई अलग से जो तांबा है वो 13 के अनुपात में, जिंक जो है 6 के अनुपात में, सीसा जो 1 के अनुपात में है, और अलग से आपको डायरेक्ट यहाँ पर जिंक का वजन भी दे रखा है 90 किलोग्राम का, और पूछा है कुल वजन आपको निकालने के लिए पूछ दिया गया है। अब देखो इस टाइप के जब सवाल है तो उनके बनाने का एक्चुअल में तरीका क्या होना चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास कॉपर है, ठीक है, अनुपात, उसके बाद जिंक भी है, ओके जिंक भी है, अनुपात मैंने कर दिया सीसा मतलब पीबी, है ना, पीबी भी है इस प्रकार से, और इनका अनुपात दे रखा है कितना? मैंने कहा 13:6 कितना है? 1 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर पूछा गया कि कुल वजन कितना है,
यदि मैं इनके वजन के रूप में देखूं कि भाई 13 भाग कॉपर है, 6 भाग जिंक है, 1 भाग पीबी है, तो कुल वजन किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे इन तीनों को यदि हम जोड़ देंगे ना तो कुल वजन निकल जाएगा क्या? जी बिल्कुल निकल जाएगा। तीनों को जोड़ते हैं, 13 और 6 19, 19 और 1 कितना हो जाएगा? मैंने कहा 20। हमको 20 का मान निकालना है भाई। क्लियर है? एक चीज़ और दिया गया है, जिंक का वजन दे रखा है और जिंक का वजन कितना है? 90 किलोग्राम। जिंक का मान 6 है और 6 का मान कितने के बराबर है? मैंने कहा 90 केजी के बराबर। कितने केजी के बराबर है? 90 केजी के बराबर है। बताइएगा, जब 6 का मान 90 केजी है तो क्या हम यहाँ से 1 का मान नहीं निकाल सकते? मैंने कहा 6 कम 6 और 15 छक्के कितना होता है? 90। 1 का मान कितने केजी आ गए दोस्तों? आपके पास आ गया 15 केजी। मुझे तो 20 का मान निकालना है। जब 1 का मान 15 केजी है तो 20 का मान कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 15 दूनी 30 और 1 जीरो, मतलब कुल वजन कितने ग्राम का हो जाएगा? मैंने कहा 300 किलोग्राम का। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आया समझ में? वो कहते ना, हर दिखने वाला जो कठिन चीज़ होता है ना, हर कठिन चीज़ आसान नहीं होता है ना, उसको पाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप निरंतर मेहनत करते हो, निरंतर तैयारी करते हो, तो कठिन से कठिन चीज़ भी एक ना एक दिन आपको हासिल हो ही जाता है। क्लियर है? तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, है ना। फिर पूरी दुनिया आपकी होगी, है ना, हर एक चीज़ आप कर सकते हो फिर। तो दोस्तों ये रहा आपके पास सल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। 4 लगातार विषम संख्या क्रमागत है और जिनका योगफल दे रखा है 160 है। तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। हमको इतना पता है भाई कि औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर इतना सब लोग जानते हो कि औसत बराबर होता है प्रेक्षण का योग, सभी प्रेक्षण का योग, प्रेक्षण का योग, और प्रेक्षण के योग को जब हम उनकी संख्या से, है ना, प्रेक्षण की संख्या से जैसी भाग देते हैं हमको क्या मिल जाता है? औसत मिलता है। प्रेक्षण का योग दे रखा है कितना? 160, और कितने दिया गया है? यहाँ पर 4 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, तो औसत मिल कितना जाएगा? तो आप कहोगे भाई 40 मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखना सवाल को, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 4 क्रमागत संख्या है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी संख्या। आपको एक चीज़ पता होगा, जब संख्याओं के बीच समान अंतर होता है तो बीच वाली संख्या सभी संख्याओं का औसत है। यदि ऐसा है तो हमने देखे ये प्रारंभ से 2 और ये लास्ट से तो 2 बीच में कौन सी होगी? ये वाली संख्या होगी। और औसत दे रखा है कितना? इसका मान 40 दे रखा है, यही है बीच में। भाई 40 सम संख्या है, लेकिन ये सीरीज तो विषम संख्या है, तो मैं समझ गया कि 40 के आगे जस्ट क्या पड़ेगा? विषम संख्या 41, और उसके आगे जाओगे तो आपको मिल जाएगा 43। उसी प्रकार 40 से पहले आएंगे तो हमको मिल जाएगा 39, और 2 कम करेंगे तो मिल जाएगा 37। हमको सबसे छोटी संख्या पूछा है, और सबसे छोटी संख्या क्या होना चाहिए दोस्तों? तो मैंने कहा सबसे छोटी जो संख्या होगी ना वो 37 होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान है, आसानी से डील करना है सवाल को, कठिन नहीं बनाना है अपने लिए। ठीक है, वैसे तो ये सवाल लगभग सभी लोगों से बन गया होगा, है ना। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है यार, है ना, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको सवाल डील करना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक्यूरेसी और सही चीज़ों पर एफर्ट लगाना है। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, इस प्रकार से हम इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा बोला गया। मतलब एक एक दिन के आड़ में, है ना, एक दिन ए करेगा, उसके बाद एक दिन बी करेगा, है ना। जब ए करेगा तो बी खाली रहेगा, मतलब आराम करेगा, और जब बी करेगा उस दिन ए काम करेगा। यही तो होता है वैकल्पिक दिन, है ना। हमने क्या देखे इस सवाल में, ध्यान समझना। मैंने कहा ए और बी, ए काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। हमने क्या करेंगे, 20 और 15 के एलसीएम निकाल लेते। 20 और 15 के एलसीएम कितना होता है? 60 हो जाता है। क्लियर है? 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यदि मैं ये कहूँ
कि इन दोनों की एफिशिएंसी निकालना हो तो हम कह सकते हैं 15 दिन में एक काम करता है तो हर दिन कितना काम करता होगा भाई, उसको तो 60 काम करना है। एक दिन में कितना काम करेगी, काम 15 दिन में तो हम कहेंगे 4 काम करना पड़ेगा, तब तो होगा 15 चौक 60। उसी प्रकार बी हर दिन कितना काम करेगा तो आप कहोगे 20 दिया 60। ये इनके एफिशिएंसी है। अब ये बात है कि भाई पहले दिन ए काम करता है, नेक्स्ट दिन बी काम करता है, इस प्रकार से मतलब फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे ये इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखें यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर, ध्यान समझना मेरी बात। मैंने क्या देखा कि भाई पहले दिन है ना, पहले दिन फर्स्ट दिन डे कौन काम करेगा, ए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड डे कौन काम करेगा तो हम कहेंगे बी काम करेगा। फिर थर्ड डे की बात करें तो थर्ड डे इसी प्रकार फिर से कौन काम करेगा तो ए काम करेगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे जैसे दिनों की संख्या आगे बढ़ते जाएंगे एक एक के बाद काम करना चालू करेंगे। अब हम ये देख लिए कि भाई पहले दिन ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी की बात करें तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है ना भाई। तो हमने देखे कि एक दिन और ये 2 दिन, तो इन 2 दिनों में टोटल कितना काम हुआ, तो मैंने कहा कि भाई 2 दिन में काम हो गया आपके पास 4 3 7 काम। कितना काम हो गया, 7 काम हो गया। हमारे पास काम है कितने, तो भाई काम तो हमारे पास 60 है। काम कितने हैं, 60 है। तो हम क्या करेंगे, 60 के करीब जाएंगे। बताओ 2 दिन में 7 काम होता है तो हमको 7 या 8 56 है ना। मैंने क्या कहा, हम अभी देखें कि भाई 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम। यदि इन दोनों में 8 का गुणा कर दिया जाए तो आप देख पाओगे 8 का गुणा करने पर 8 दूनी 16 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहोगे 7 या 8 56 काम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा कि एक दिन कौन काम करेगा, काम कौन चालू किया है, ए ने चालू किया है, तो भाई ए काम करेगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो अगले दिन क्या होगा, अगले एक दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा और 4 यूनिट काम करेगा। तो आप देख पाओगे कि 17 दिनों में टोटल कितना काम हो जाएगा, 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख पाओगे जो आपके पास यहाँ पर 17 दिन ने दिया है, क्या 8 दूनी 16 और 1 17। तो कार्य कब पूरा होगा बोला गया, यहाँ पर आना चाहिए 17 दिन आना चाहिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर 17 कर लीजिएगा, ठीक है। एक को हटा देते हैं, सी को हम मार देते हैं, ठीक है। 17 दिन यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 1000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय, ये समय का अनुपात है 35:7 और 27 के अनुपात में है। उनकी चालों का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक चीज़ बताओ मुझे, ध्यान समझना मेरी बात। जब भाई हम किसी दूरी को तय करते हैं, ध्यान समझना, जब भी हम किसी दूरी को तय करते हैं, सेम दूरी है जैसे 10 किलोमीटर है ना भाई। तो एक चीज़ आप देखे होंगे कि जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 20 किलोमीटर की दूरी तय करना है, मैंने कहा 20 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। आज यदि मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से तय करता हूँ, 10 की स्पीड से, तो भाई समय कितना लगेगा, तो मैंने कहा 2 घंटा तो लग ही जाएगा। मानते हो आप इस चीज़ को। 20 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय करूँ तो 2 घंटा लग जाएगा। यदि मान लो मैं 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय करूँ तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में भाई मुझे 1 घंटा ही लगेगा। क्लियर है कि नहीं है, मानते हो आप इस चीज़ को। यहाँ पर क्यों भाई, यहाँ पर चाल तो अलग अलग है लेकिन दूरी सेम है। और जब दूरी सेम हो जाए, या मैंने कहा दूरी कांस्टेंट हो जाए, तो एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा 10 से कम 10 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। मतलब ये आपके पास स्पीड था और ये आपके पास टाइम था। मतलब पहले का जो स्पीड है वो दूसरे के लिए टाइम बन गया है ना, और जो दूसरे के लिए जो स्पीड था वो पहले के लिए क्या बन गया, टाइम बन गया। यही हुआ, एक यहाँ पर आ गया और 2 वहाँ पर चले गए। मतलब आप एक चीज़ समझ गए कि भाई स्पीड के उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। यही तो बताना चाह रहा था। और जब स्पीड के उल्टा टाइम होता ही है तो आपके पास स्पीड का अनुपात कितना दिया है, मैंने कहा भाई 35 अनुपात कितना है, 27 है। ये है आपके पास स्पीड का अनुपात। किसका अनुपात है, ये स्पीड का अनुपात। और हमको पता है कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 35 का उल्टा कर देना है तो हमने कहें तो अनुपात, तो फिर 27 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा ये क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में कैसे बनाना है सवाल को? जी ठीक। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। ऐसे सवाल 10 सेकंड में बनने चाहिए। भी एग्ज़ाम में क्या करोगे, है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप आराम से समय लेना चालू कर दो, है ना, इतना टाइम नहीं है ना। थोड़ा आपको सवाल को फास्ट करना है, जल्द से जल्द समझना है और उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको क्या करना है, बताना भी है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आपको काम करना है। फटाफट बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड दिया है कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल सवाल है। एक चीज़ बताओ दोस्त, जब कोई गाड़ी, जैसे ट्रेन हो गया, ट्रेन की ही बात जनरली चलता है रेलगाड़ी के सवाल में, है ना, क्योंकि रेलगाड़ी का पेपर भी है ना, रेलवे का पेपर भी है, तो आपको समझना भी होगा ना। जब आप कभी रेल चलाते हुए जाओगे, खैर एनटीपीसी में अलग चीज़ है ना, तो हम देखेंगे जब भी कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे, खड़े हुए व्यक्ति या पेड़ को पार करती है तो खुद के लंबाई के बराबर दूरी को पार करती है। तो एक चीज़ तो समझ गए यहाँ पर कि भाई ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, मतलब 400 मीटर की दूरी को ही पार करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। भाई इसकी स्पीड कितनी है, ये आपके पास मीटर में है। किसमें? मीटर में। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, या तो किलोमीटर में, लेकिन आंसर जो है आपके पास सेकंड में है। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 80 किलोमीटर स्पीड है। 80 किलोमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करना है? तो आपको पता है कि भाई किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको 5/18 से गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना पड़ता है? 5/18 से। ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज़ देख पाओगे, यदि मैं इसको ध्यान से सॉल्व करूं तो मैंने कहा कि ये आपके पास 400 है ना, 400 मीटर, ध्यान समझना। ये जो होगा भाग में चले जाएगा तो ऊपर में गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। 18/8 और 5 का गुणा करने पर 8 पंचे 40 और एक जीरो का जीरो। क्लियर है? तो आप देख पाओगे 40 से 400 से 400 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? मैंने कहा 18 सेकेंड। तो भाई खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लग जाएगा? 18 सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है। 4523 के ऊपर 1632 की पावर, 2224 के ऊपर भी 1632 की पावर और 3225 के ऊपर भी 32 की पावर का अंक क्या होगा? इकाई के अंक आपको क्या करना है? बताना है। अब एक चीज़ आपको पता होगा, जब भी इकाई के स्थान पर, ठीक है, जब भी इकाई नंबर के स्थान पर क्या आ जाता है, तो मैंने कहा 0 मिले, 1 मिले, है ना, या आपके पास 6 मिले, 5, उससे पहले 5 पड़ेगा ना, 5 मिले या तो 6 मिले, तो उसके इकाई पर यही अंक आते हैं। 0 हो गए, 1 हो गए, 5 हो गए और 6 ही आपको क्या करता है? देखने को मिलता है। इतना क्लियर है? बाकी केस की बात करें, 4 और 9 की यदि हम केस की बात करें तो 4 के ऊपर यदि घात सम का है तो इकाई के अंक पर आपको 6 देखने को मिलता है। उसी प्रकार 4 के ऊपर यदि विषम का पावर है तो इकाई के अंक पर आपको 4 देखने को मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार 9 के ऊपर यदि पावर सम का है तो इकाई के स्थान पर 1 देखने को मिलता है। और मान लो 9 की यदि पावर आपके पास विषम का है तो हम कहेंगे फिर तो आपको इकाई के स्थान पर खुद 9 को देखने को मिलता है। ये हो गया। अब हमारे पास अंक बचे कितने? तो अंक आपके पास 4 और बच जाते हैं। कौन कौन से भाई? मैंने कहा 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक बच गए। यदि इकाई के स्थान पर ये अंक है तो आप 4 से भाग दोगे उसके घातों को। घात देने पर यदि कुछ नहीं बचता, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसका मतलब उसके ऊपर जो घात है वो 4 का है, यही मानकर आपको चलना है। अब ध्यान से देखना है क्या है सवाल कि भाई 4523 के ऊपर 1632 की पावर, है ना, 2224 के ऊपर 1632 की पावर, फिर 3225 के ऊपर 1632 की पावर। एक चीज़ बताओ मुझे, 5 की इकाई के अंक पर क्या आएगा? भाई कुछ भी रहे, ध्यान समझना। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी किसी 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ होता है, मैं क्या देखा यहाँ पर कि जब भी 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ होने लगता है, जैसे मैंने कहा 5 का गुणा मैं 2 के साथ कर देता हूँ क्योंकि 2 क्या है? एक सम संख्या है। तो आप कहोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इकाई में कौन सा अंक मिला? 0।
5 का गुणा यदि मैं सम संख्या निष्ठ 4 के साथ कर देता हूँ तो 5 चौके 20, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक मिला? 0। उसी प्रकार 5 का गुणा मान लो 6 भी आपके पास सम संख्या, 5 छक्के 30, तो इकाई के अंक पर क्या मिल जाएगा? 0। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जब भी किसी 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ होता है तो उसकी इकाई अंक पर कौन सा अंक देखने को मिलता है? 0। तो इकाई के स्थान पर अंक क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ही आसानी से बताना है सवाल को, है ना। आप हमेशा जितने भी वीडियोस हैं आप मेरे चैनल लवलेस मैथ्स में आप देख सकते हैं, बहुत सारे जितने भी सवाल हैं, है ना, मैं कंटिन्यू एनटीपीसी के सीरीज डाल रहा हूँ। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, लास्ट एग्ज़ाम, तब तक मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है बोला गया है ना। 9 से विभाज्य नहीं है, बहुत आसान है। 9 से भाज्यता का नियम क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 9 के भाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग, क्या बोलता है कि भाई सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, यदि इन दिए गए संख्याओं के, है ना, योग, अंकों की योग यदि 9 से कटने वाले हो या 9 के गुणज में हो तो मैं कह सकता हूँ कि वो 9 से कटेगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं? देखो ये हो गया आपके पास 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? तो 14 और 8 हो जाएगा 22, और 22 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 27। ठीक है जी, 27 जो होता है क्या 9 से कटता है? बिल्कुल भाई 9 से कट जाता है ये पूरी तरीक़े से, मतलब ये भी कट जाएगा। उसी प्रकार हम देखें 4 और 9 कितना हो गया? 13, 13 और 1 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका सम हो गया 18। क्या 18 9 से कटता है? तो आप कहोगे जी 9 दूनी 18 होता है, ये भी कट जाएगा, तो ये भी आपका सही है। फिर बात करते हैं 4 5 9 और 9 और आपके पास 9 18 3 कितना होता है? 21। 21 3 से तो करता है लेकिन 9 से नहीं करता, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि पूछा क्या है? विभाज्य नहीं है बोला गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 5 8 5 2 7 15 और 15 3 कितना होता है? 18, और 18 आपके 9 से कटता है, इसका मतलब ये भी आपके पास 9 से कटने वाले डाटा है। 9 से कटने वाले कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी 45 39 0 जो होगा ये आपके 9 से नहीं कटेगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित को हल करके आपको क्या करना है? बताना है। अब इस टाइप के जो सवाल होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं, और इस टाइप के सवाल को बनाने के सही तरीके क्या हैं भाई? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? बोर्ड मास के नियम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? बोर्ड मास। और बोर्ड मास का नियम क्या कहता है भाई? सबसे पहले ब्रैकेट होता है ना, बी मतलब क्या होगा? ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट हल करना है। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? तो जो गुणा होता है उसका। डी मतलब होता है डिवीज़न, मतलब भाग। ठीक है, एम मतलब गुणा होता है, ए मतलब एडिशन होता है, और एस मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है ना, यही होता है। तो सबसे पहले आपका काम होता है ब्रैकेट के जो अंदर है उसको सॉल्व करना। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो बताओ यदि मैं 4 से 16 को काटूँ, है ना, तो कितने बार में कट जाएगा? तो आप कहोगे भाई 4 बार में कट जाएगा, 4 चौक 16। उसके बाद हम कहते हैं गुणा करना है, तो 8 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 8 और 4 का गुणा करने पर हो जाएगा 32। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 32, और 32 में से यदि हम 6 को कम करेंगे, या मैं कहूँ 6 में से 32 घटाएंगे, तो आप एक चीज़ देख पाओगे, मैंने लिख दिया 54, यहाँ पर प्लस है, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट है 19, फिर माइनस का आपके पास ये वाला ब्रैकेट है 15, है ना, माइनस। अब हमने क्या देखे कि भाई मैंने 6 में से 32 को घटाऊंगा, बताओ 6 में से 32 घटाऊंगा तो क्या मुझे माइनस का 26 नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस का 26। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? ठीक है ना। ये अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये आपके पास ब्रैकेट लगा दिए तो हम देख पाएंगे 54 प्लस ये आपके पास √19 है, माइनस, अब बताओ ये हमने 15 भी लिख दिए हैं। अब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 26 किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। क्लियर है? आगे जब सॉल्व करोगे तो आप देख पाओगे 54 प्लस
बताओ 15 और 26 का सम कितना होगा, तो आप कहोगे 41। ब्रैकेट हल करेंगे तो आप देख पाओगे कि भाई 19 माइनस कितना हो जाएगा 41। क्लियर है। आगे जब सॉल्व करोगे तो 19 में से 41 घटाओगे तो आपके बचे कितना 22 बच जाएगा। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ मैं कि भाई 54 है ना, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 22। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आप देख पाओगे कि भाई 54 में यदि मैं 22 को घटा दूंगा तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे भाई 54 में से यदि हम 22 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ज़रा सोच कर बताइए। तो 32 बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 32। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। आपको एक चीज़ पता होगा इस सवाल में, है ना, इस टाइप के जो सवाल होते हैं मैक्सिमम आप क्या करना, जब भी आप एनटीपीसी एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो मेरे एक चीज़ बात याद रखना, जितने भी आपके पास सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत कहाँ होती है, ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, जो एडवांस मैथ्स है वहाँ पर दिक्कत होने लगता है। तो उनसे बचने के लिए आप या तो है ना इनके जो प्रैक्टिस है थोड़ा ज़्यादा कर लेना है, बना कर देख लेना, हर एक कॉन्सेप्ट पर काम कर लेना है, क्योंकि ये जो एक एक दो दो नंबर होता है ना, यही लीड करने में आसानी करता है। ठीक है, मैंने कहा आपको पता होगा कि भाई जो साइन है ना, मैंने ये कह सकता हूँ क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि भाई साइन है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कॉज में, कर सकता हूँ ना भाई। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, इसको मैं कॉज में चेंज कर सकता हूँ जी, बगल में लिख दिया मैंने, इसको मैं लिख दिया कि भाई साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ प्लस, चलो प्लस, फिर मैंने लिख दिया साइन 10 स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, फिर लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर 80 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, यही आपके पास सवाल है। मैं इसको थोड़ा जमा कर लिख दिया। अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, आपको पता होगा कि भाई साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस आप मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 85 डिग्री को कॉस में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे, तो मैंने कहा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। उसके बाद मेरे पास जो साइन, ठीक है, स्क्वायर 10 डिग्री है, इसको मैं क्या फिर से ऐसे नहीं लिख सकता कॉज में, तो मैं लिख दिया कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। आपको एक चीज़ पता होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान हमेशा क्या होता है, एक एक होता है, तो मैंने एक और एक को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। आए समझ में, ये रहा आपको, ऐसे आपको आसानी से डील करने हैं सवालों को। ठीक है, हर एक सवाल बनेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यदि एक खंभे की लंबाई 6√6 मीटर और छाया की लंबाई 6 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत ही सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर है ना लेंदी करने के चक्कर में अपने समय को भी वेस्ट कर देते, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो कहते ना, एक शायरी याद आ रहा था, चले भी गए हैं। ठीक है, देखिएगा हम क्या करेंगे, सवाल को ध्यान समझना। यदि एक खंभे की लंबाई 6√3 मीटर है ना, खंभे की लंबाई का मान दिया है 6√3 मीटर और उसकी छाया की लंबाई दे रखा है 6 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मैं चाहता हूँ कि आप सवाल को ऐसे नहीं कर सकते, ये लंबाई है और ये उसकी छाया होगी, है ना भाई। हमने क्या किया, हमको उन्नयन कोण मतलब थीटा डिग्री का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मैं कहा कि भाई यदि मैं ये कहूँ कि खंभे की जो लंबाई है कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 6√3 दे रखा है और इसकी छाया मतलब ये होगी इसकी छाया भाई, है ना, पेड़ की छाया ऐसी बनेगा, तो इसकी लंबाई कितना दे रखा है 6 मीटर, ये आपके पास इतना दे रखा है। क्लियर है, हमको क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। एक चीज़ बताओ दोस्तों, आप यदि मैं ये कहूँ कि भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, होता है, लंब कितना दे रखा है, मैंने कहा 6√3 और आधार कितना दे रखा है, तो मैंने कहा 6। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को काट दूं तो आप एक चीज़ देख पाओगे कि भाई 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन और tan थीटा का मान √, कब होता है, जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, तो मैंने कहा जब थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री के बराबर हो जाता है तब जाके इसका मान किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। तो उन्नयन कोण कितने के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, देखेगा नेक्स्ट सवाल फटाफट, है ना,
लाइक करें, कमेंट करें। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करना है भाई, है ना। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई एक तो 32 दे रखा है और एक 24 सेंटीमीटर दिख रहा है, सभी का आंसर एकदम फटाफट आनी चाहिए, है ना। जो भी देख रहे हैं, ये बहुत सिंपल सवाल है। एग्ज़ाम हॉल में जैसे आप बनाते हो उसी प्रकार आपको लगातार प्रैक्टिस करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो देखो क्या है सवाल, एक समचतुर्भुज है भाई, यहाँ पर रोम्बस दिया गया, क्या डायगोनल ऑफ रोम्बस, ठीक है, कि विकर्णों की लंबाई एक 32 सेंटीमीटर की है और एक 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। एक चीज़ आपको पता होगा कि जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस के बारे में तो एक चीज़ हम जानते हैं कि वह जो रोम्बस होता है इस प्रकार से जो होता है रोम्बस के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। रोम्बस की ये विकर्ण D1 और मैंने कहा ये दूसरा विकर्ण आपके पास है D2, है ना। तो मैंने कहा कि जो D1 D2 जो होते हैं ना, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है, मैंने कहा 90 डिग्री का होता है। क्लियर है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी बना हुआ कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पर बना हुआ कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा, और आपके यहाँ पर बना हुआ कोण भी कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि यदि आपको दो विकर्ण दिया गया है तो आप आसानी से उसके भुजा को फाइंड आउट कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे आपको बताना है। मैंने कहा कि हमारे पास एक रोम्बस है और इस रोम्बस के हमको दोनों विकर्ण दे रखा है। इस प्रकार से मैंने रोम्बस ड्रा कर लिया। ये हमारे पास एक रोम्बस है, ये उसके पहले विकर्ण और ये है उसका दूसरा विकर्ण, ठीक है। मैंने कहा कि जो विकर्ण होते हैं जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हाफ हाफ होता है, आधा आधा। मतलब जितनी लंबाई इधर होगा उतनी ही लंबाई तो इधर भी होगा, क्या, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई 32 है तो मैं क्या नहीं बोल सकता कि ये वाली लंबाई 16 मीटर की होगी, ये 16 मीटर की होगी, बोल सकता हूँ भाई, ठीक है। एक लंबाई आपके पास टोटल 24 मीटर का है, सेंटीमीटर का है, क्या सेंटीमीटर का है। तो दूसरा भी आपके पास एक 12 सेंटीमीटर का होगा और एक आपके पास 12 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर है, ये आपके पास सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का है ना। हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना, तो क्या एक समकोण नहीं बन गया? जी बिल्कुल, एक हमारे पास समकोण बन गया क्योंकि यहाँ पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। एक आपके पास 16 सेंटीमीटर है और एक आपके पास 12 सेंटीमीटर है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि भाई 16 और 12 का ट्रिपलेट कितना होता है, तो आपको होगी जी 20 सेंटीमीटर होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस रोम्बस के प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी ना, ये कितने की होगी भाई? ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर का होगा और यही हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में? इस प्रकार से आपको सवालों को डील करना है, ठीक। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ये रहा आपका सवाल। क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। 24 सेंटीमीटर लंबाई के एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वृत्त की आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। कितना सरल सवाल है ना। ये तो देखने में ही मज़ा आ जा रहा है ना। लाट टपकने लग रहा है, कितना सवाल, सरल सवाल है ना भाई। ऐसे एग्जाम में आ जाए ऐसे सवाल तो बच्चों के तो फिर लाले ही लाले हैं, ठीक है। देखते हैं इस टाइप के सवाल क्या होगा भाई। सवाल है क्या कि भाई 24 सेंटीमीटर लंबाई के एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, इस प्रकार से एक सर्कल बना लिया और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 24 सेंटीमीटर की लंबाई की एक जीवा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो केंद्र से गुजरता है इसको जीवा नहीं बोलते, इसको व्यास बोलते हैं, और जो केंद्र से ना गुजरे वो होता है आपके लिए क्या होता है, जीवा होता है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, एक जीवा बना लिए, ठीक है, और इस जीवा की लंबाई मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक। केंद्र हमारे पास ये है और केंद्र से दूरी दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर का। एक चीज़ बताओ, जो आपके पास जो ये मिड पॉइंट होगा ना, ये बराबर पार्टों में बांट देता है। यदि आपके पास टोटल 24 है तो ये वाला लेंथ आपके पास कितने के बराबर होगा, 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर है। हमको त्रिज्या की माप बताना है ये वाला। तो भाई यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाए कि यहाँ पर फिर से आपके पास 90 डिग्री का कोण बन गया, क्या है ना भाई। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है
और ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है। बताओ 5 और 12 का ट्रिपलेट लगभग सबको पता है। 5 और 12 का ट्रिपलेट कितना होता है दोस्तों? 13 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितने की होगी? 13 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये सब आपको पता ही होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। 40 गुणित 24 मीटर माप के कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए, है ना, 6 मीटर और 4 मीटर वीमा के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी? ठीक है, आपको छोटे छोटे कालीन क्या करने हैं कमरे में बताना है। फटाफट बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सरल सवाल है। ऐसे सवाल आए तो 5 सेकंड से ज़्यादा समय मत लेना यार इसको बनाने में। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, एक बड़ा कमरा है, उस बड़े कमरे में आपको छोटे साइज के कालीन बिछाने हैं। मतलब ये है कि मुझे पूरे कमरे के क्षेत्रफल, क्योंकि ये पर दिया ना पूरे कमरे की फर्श है, पूरे के कमरे के फर्श पर क्या बिछाना है? कालीन बिछाना है। मतलब बड़े के क्षेत्रफल से यदि हम छोटे के बड़े के क्षेत्रफल को जब हम छोटे के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तब ना हमको कालीनों की संख्या मिलेगी। तो मैंने कहा बड़े भाग का क्षेत्रफल को जब डिवाइड करेंगे छोटे भाग के क्षेत्रफल से तब जाके हमको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ कॉलिन की संख्या। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलिन बराबर क्या होगा? बड़े के क्षेत्रफल कितना होगा? ये होगा 24 गुणित 20 मीटर माप के हैं, 40 गुणित, तो 40 गुणित कितना कर देंगे? 24। और छोटे के माप कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई 6 गुणित कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये है आपके पास क्या? नंबर ऑफ कॉलिन, है ना, कारपेट्स बोल सकते हैं इसको। नंबर ऑफ कारपेट की बात चल रहा है, कारपेट्स निकालना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 6 चौक 24 होता है, 24 से 24 कैंसिल हो गया। तो कारपेट की जो संख्या होगी दोस्तों ये कितने के बराबर हो जाएगी? तो हम कहेंगे भाई 40 के बराबर हो जाएगी। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। ये देखो, ये प्राकृतिक संख्या ना, ध्यान समझना, कई बार होता क्या है कि सम और विषम में डिफरेंट आ जाता है ना। कई बार हम क्रमागत को भी विषम मान लेते हैं। क्रमागत मतलब यदि केवल क्रमागत बोला जाए इसका मतलब वो हमेशा प्राकृतिक संख्या के बारे में ही बोला जा रहा है। अब देखो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? है ना, कितना सरल सवाल है। देखो ना क्या है कि भाई 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। अब 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में एक चीज़ तो आपको पता हो गया होगा कि उनके बीच के अंतर समान है, सभी में एक एक के बढ़ते हुए क्रम में है। और जब इस प्रकार से लगातार क्रम में और सभी के बीच एक एक का डिफरेंट आने लगे तो बीच वाली संख्या तो औसत होता है ना भाई। शुरू में कितने क्रमागत है? 5 क्रमागत। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं क्रमागत है। मतलब ये वाली 12 होगा, मानते हो आप चीज़? ठीक है ना भाई। अब आपके पास प्रारंभ से 2 संख्या और लास्ट से 2 संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या मिल गया आपको? औसत मिल गया दोस्तों। क्लियर है? फिर क्या बोला गया है, यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को और शामिल कर दी जाए, मतलब मैं 2 संख्या और शामिल कर रहा हूँ, ये 1 और ये 2, अब 7 हो गए। अब आप कहोगे कि अभी भी वही क्रमिक है, तो प्रारंभ से 3 संख्या इस बार और लास्ट से 3 संख्या, तो इस बार का औसत क्या होना चाहिए? ये वाले अंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए। 12 के बाद क्या पड़ता है? तो आप कहोगे भाई 13 पड़ता है। तो अगली जो औसत होगा, जो नया औसत हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? तो हम कहेंगे भाई जो नया औसत होगा ना ये हमारे पास 13 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये रहा आपके पास लास्ट सवाल आज की क्लास का। ठीक है, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहा है एक आदमी को 12 सेकंड में, और आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब बोला गया, ध्यान समझना, पहले सवालों को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को, विपरीत दिशा मतलब क्या होता है? जिस दिशा में ट्रेन चलेगी यदि उसी दिशा में व्यक्ति मुँह करके जा रहा है तो सीधा दिशा होगा। विपरीत दिशा कब कहलाएगा? मैं ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ऐसे। ठीक है, एक उधर से और एक इधर से आ रहा है, तो ये क्या डायरेक्शन होगा? विपरीत डायरेक्शन। क्लियर है?
आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। मैं कई बार बताया हूँ कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, खड़े हुए पोल को या किसी पेड़ को पार करे तो खुद के लंबाई के बराबर दूरी को पार करती। तो यहाँ पर व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब खुद के लंबाई को पार करेगी। वही हमको क्या करना है, निकालना है। अब बोला गया कि 12 सेकंड में पार करती है। आदमी की गति 10 और ट्रेन की गति 62 है। अब एक चीज़ बताओ, ट्रेन इस डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है और ट्रेन की जो गति है, ट्रेन की गति यहाँ पर लिख देता हूँ ना मैं, इस प्रकार से देखो, ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और ट्रेन की जो गति है, यहाँ पर ट्रेन है ना, ट्रेन, इस ट्रेन की गति कितना है, तो मैंने कहा भाई 62 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक, एक व्यक्ति इसके जस्ट विपरीत दिशा से आ रही है इस डायरेक्शन में, ये व्यक्ति है ना, मेन है, आदमी है, और इसकी स्पीड कितना है, तो मैंने कहा 10 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब हम एक चीज़ कहेंगे कि यदि इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत आ रहा है तो सापेक्ष चाल तो जुड़ कर आएगा। तो सापेक्ष जो चाल होगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा भाई, मैं कह सकता हूँ 62 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? आपका आगे देखिएगा क्या होगा यहाँ पर। अब 72 किलोमीटर हो गया, टोटल दूरी हमको ज्ञात करना है। और आपको पता होगा कि भाई दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा क्या हो जाता है, समय। ठीक है, चाल हमको मिल गया कितना, 72 का। अब ये मीटर में है, किलोमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और ये समय सेकंड में है, और कितने सेकंड, 12। तो आप देख पाओगे 18 का 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, और 20 का गुणा यदि हम 12 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, मतलब 240 मीटर। मतलब उस ट्रेन की जो लंबाई होगी ये कितने मीटर की होगी भाई, 240 मीटर की। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका बेहतरीन आज का क्लास, आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ना। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो आगामी जो समय है, जो भी हमारे पास 10-15 दिन का समय है, और तब तक जब तक एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक हर एक दिन मैं आपके लिए मोस्ट 20 क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा। क्लियर है दोस्तों? धन्यवाद।